Hello, my dear students. I am back here to start with a new topic, and today my topic Coulomb's law. So I start Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 13 है मेरा वीडियो और कुलम्स लॉ का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वेलकम है फिजिक्स सम्राट 12th वाला में। तो स्टार्ट करते हैं। कुलम्स लॉ का पार्ट 2 है मेरा, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका पिछला वाला वीडियो को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, टोटल चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या था पिछला वाला वीडियो में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच हमने कल कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है स्वभाव, आकर्षण करने का और विकर्षण करने का। और आकर्षण और विकर्षण कैसे पता करते हैं, आवेश को देखकर इसमें क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है। तो अगर यहाँ माइनस प्लस रहेगा, अपोजिट रहेगा, ये दोनों मतलब डिफरेंट रहेगा, ये दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या लगेगा, डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर ले जाएगा, दूर ले जाएगा। और डिफरेंट रहेगा तो एक दूसरे को पास करेगा। यहाँ तक क्लियर थे कल। आगे ध्यान दीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मैंने क्या किया, प्लस चार्ज ले लिया और इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। दो स्थिर आवेशों को क्या किया, लिया और इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है, और इन दोनों का बीच का दूरी क्या हो गया, डिस्टेंस r। यहाँ तक कल क्लियर किए थे। तो इन दोनों का इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है Q1 और Q2 का क्या होता है, समानुपाती होता है। F समानुपाती क्या हो गया था, Q1 एंड Q2। और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, F जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। F जो होता है क्या हो गया, 1/r²। अब जितना ये Q1 Q2 जितना ये बड़ा बड़ा रहेगा उतना फोर्स क्या होगा, बड़ा लगेगा। और जितना ये छोटा रहेगा उतना इसमें क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। और डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। अगर जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ तक क्लियर थे। इन दोनों को मिलाया था तो क्या बना था, F बराबर क्या हो गया, Q1 F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। इतना मेरा निकला था। ठीक है, और जैसे ही हम समानुपाती को हटाते हैं, तो क्या लगता है, स्थिरांक लगता है। तो समानुपाती हटा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, F इजिकल टू समानुपाती को हटा के बराबर में चेंज कर रहे हैं। जब चेंज करते हैं तो स्थिरांक लगता है। यहाँ पे K जो है स्थिरांक है, K यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है, नियतांक है। फिर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा में r²। और ये जो K है माध्यम के बीच में डिपेंड करता है। ये जो K है Q1 एंड Q2 इन दोनों का जो बीच का माध्यम जो होता है, इन दोनों का बीच का मीडियम जो होता है, उस पे K का वैल्यू क्या होता है, ज्ञात होता है। तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या है, ईयर में है, निर्वात में है। K का वैल्यू क्या होता है, निर्वात में, वैक्यूम में क्या होता है, 9.9 × 10⁻⁹ क्या पढ़े थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, यहाँ तक पढ़े थे। ये जो होता है निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है वैक्यूम। फिर ईयर में होता है, K का वैल्यू इतना होता है। और वही अदर चीज में लेते हैं, कोई ग्लास ले लिए, कोई अदर चीज जैसे कि ग्लास, पानी, तो उनमें K का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। और K किस पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों का बीच का माध्यम पे डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच में कैसा माध्यम है, निर्वात रहेगा तो ये वाला वैल्यू, ईयर रहेगा तो ये वाला वैल्यू, वैक्यूम रहेगा तो ये वाला वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, और पानी और ग्लास रहेगा तो वहां पे K का वैल्यू चेंज हो जाता है। और K को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक
क्लियर। और ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए। और ये एप्सिलॉन नोट जो होता है, एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, निर्वात में एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परावैधुता या विद्युतशीलता, परावैधुता या विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परावैधुता या विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, परावैधुता एंड विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब आगे एक और चीज ध्यान देने की बात है, एप्सिलॉन आर जो होता है विमाहीन नियतांक होता है। क्या होता है, विमाहीन नियतांक होता है। और इसका वायु के लिए वैल्यू होता है 1। वायु के लिए क्या होता है, 1 होता है। और अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। अन्य माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे 1 से अधिक। एप्सिलॉन आर जो है विमाहीन नियतांक होता है। वायु के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है और अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, परावैधुतांक, परावैधुतांक। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं परावैधुता भी बोलते हैं, विशिष्ट विशिष्ट परावैधुता बोलते हैं। फिर से और क्या बोलते हैं, निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको। इतना सारा इसका नाम है। और एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को केवल बोलते हैं परावैधुता, और इसको बोलते हैं परावैधुता, परावैधुतांक, इसको बोलते हैं परावैधुता। ठीक है, ये होता है विशिष्ट परावैधुतांक, ये होता है विशिष्ट परावैधुतांक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो है एफ, ये तो क्लियर हो गया होगा। Q1 जो है Q2 पे बल लगाता है, ये सब आपको क्लियर हो गया। फिर क्या हो गया, निकलेगा एफ सदिश बराबर, कल बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा है आर स्क्वायर एन कैप या आर सदिश। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया ही, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। टोटल क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। यहाँ तक क्लियर। हाँ, एक सेकेंड, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर वही दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 एंड Q2, इसको मिला दिया, R हो गया डिस्टेंस, और इसका माध्यम K का जो मान होता है इन दोनों के बीच का मीडियम पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। अगर इसका बीच का माध्यम क्या होगा, एयर में होगा, फ्री स्पेस में होगा, वैक्यूम में होगा, K का वैल्यू 9.9 होता है, गुने 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है, कूलम का स्क्वायर होता है। अगर इस K का मान को क्या करते हैं, सॉरी, इन दोनों के बीच का माध्यम को अगर चेंज करते हैं तो K का भी मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। इन दोनों का बीच का माध्यम अगर चेंज करते हैं, अगर इन दोनों का माध्यम के बीच का अगर एयर, ठीक है, और वैक्यूम के अलावा कोई और माध्यम रखते हैं इन दोनों के बीच का माध्यम, तो वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, उसके लिए क्या करते हैं, तो E बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर होता है। और एप्सिलॉन E को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है, E जो होता है परमिटिविटी, इसका खुद का एक अपना फील्ड होता है। परमिटिविटी का मतलब इसका खुद का अपना फील्ड होता है, और इन दोनों के बीच में परमिटिविटी जब आता है तो इन दोनों का जो बीच का फोर्स होता है उसको कम कर देता है। अगर इन दोनों का बीच का परमिटिविटी जब ज्यादा होगा, इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच परमिटिविटी ज्यादा है, ई जब ज्यादा होगा तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच में परमिटिविटी ज्यादा है तो उसका फोर्स बीच वाला क्या होगा, कम लगने लगेगा। इसका खुद का एक स्वयं फील्ड होता है जो बीच में क्या करता है, रोकता है इन दोनों को मिलने से। इन दोनों क्या करता है, आपस में मिलने से रोक देता है। तो E बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ये आ जाएगा E बटा में एप्सिलॉन आर, एक फॉर्मूला हो गया। और एप्सिलॉन नोट और ई क्या हो गया, परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर, और ये सबको आप लिख लीजिए। और यहाँ एक और ध्यान देने बात है,
माध्यम अगर चेंज हो जाएगा Q1 एंड Q2 डिस्टेंस R। अब एक और चीज है, ये Q1 जो है Q2 पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। Q1 जो है Q2 पे जब फोर्स लगाता है, जब Q1 Q2 पे जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है, F12 सदिश होता है, F12 सदिश होता है। उसी तरीका से Q1 जो है Q2 पे जब लगाया तो क्या हुआ, F12 सदिश हो गया। और अपोजिट क्या होता है, डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन। सेम कंडीशन इसमें भी होता है। Q2 जो है Q1 पे क्या किया, फोर्स लगाया, Q2 जो है Q1 पे क्या किया, फोर्स लगाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, F21 सदिश, F21 सदिश, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। उसी प्रकार से Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इस चीज को आप लिख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे है। और इसका होता है परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी का मतलब ये क्या करता है, बीच में इन दोनों को मिलने नहीं देता है, बीच में एक ऐसा फील्ड उत्पन्न करता है जिसके वजह से क्या होता है, इन दोनों का मिलन मतलब थोड़ा क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। परमिटिविटी का काम है, मतलब इन दोनों का बीच में अगर ई आ जाता है, मतलब विद्युतशीलता आ जाता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों आवेश के बीच में, तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स जो है होगा वो कम लगने लगेगा, डाउन होने लगेगा। जैसे जैसे ये हाई होते जाएगा वैसे वैसे उसका फोर्स कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लिखिए, वो आगे ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट यही है मेरा कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश को लेते हैं, सेम लेते हैं Q1 एंड Q2 को मान के चलते हैं, और इन दोनों का बीच का दूरी क्या हो गया, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R। इन दोनों का, और यहाँ तक ये जो है स्थिर बिंदु आवेश है, Q1 और Q2 क्या ले लिए, आवेश का नामकरण कर दिए। और ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस और ये भी प्लस। Q1 जो है, Q1 जो आवेश है Q2 पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है। Q1 जो है Q2 पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है। तो Q1 फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, ठीक, और Q2 भी है, Q2 जो है उतना ही फोर्स Q1 पे लगाता है। ये आपको यहाँ तक हुआ क्लियर, ये हो गया। इससे क्या हमको पता चलता है, इससे क्या ज्ञात हुआ, इससे यही ज्ञात हुआ कि जब Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाता है तो इसका अपोजिट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को निर्माण करता है। सेम चीज, सेम कंडीशन इसमें है। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है, Q2 है Q1 पे जब जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 जो है Q1 जो है उतना Q2 पे फोर्स लगाता है। ध्यान से फिर से, Q1 जो है Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। सेम कंडीशन, Q2 जो है Q1 पे जब लगाएगा फोर्स तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब इससे पता चल रहा है फोर्स क्या है, फोर्स जो है सेम है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, बट ये क्या हो गया, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, ये डायरेक्शन क्या हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत हो जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में हो जा रहा है। इससे ज्ञात क्या होता है, एफ सदिश बराबर हो गया, एफ सदिश, एफ 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 सदिश बराबर हो गया, एफ एफ यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 पे लगाया, एफ सदिश 1 2 इक्वल क्या हो जाएगा, Q2 जो है Q1 पे जब लगाएगा एफ सदिश 2 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। थोड़ी इतना ही लिखते हैं इसको, ठीक, ये हो गया। इसका मतलब हो गया Q1 जो है Q2 पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना Q2 जो है Q1 पर उतना फोर्स लगाता है ये। और क्या करता है, डायरेक्शन जो है अपोजिट, अपोजिट रिएक्शन का बतलाता है। डायरेक्शन इसका सेम नहीं होता है, इक्वल केवल मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल केवल फोर्स होता है, और इसका जो डायरेक्शन है सेम नहीं होता है। मतलब ये जो है बल के अनुदिश कार्य करता है। तो इससे मेरा फर्स्ट पॉइंट ये निकल गया। फर्स्ट पॉइंट क्या निकल गया कि F12 जो है
F21 की क्या हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत डायरेक्शन को बतला रहा है, विपरीत हो गया। ठीक, अब आगे ध्यान देते हैं। F जो हो गया, F सदिश इज इक्वल टू F12 सदिश और F21 सदिश, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, बट मोड लगा देते हैं, ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये मेरा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, जितना Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाता है, उतना Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है, बट जो Q2 पे Q1 जो है Q2 पे लगाएगा तो डायरेक्शन इधर, ठीक है, रिपील करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपील करेगा। और सेम कंडीशन Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है, तो Q2 जो है क्या करेगा, अपना डायरेक्शन रिपील करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपील करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ का पूरा डिफिनेशन यहाँ पे है, टोटल डिफाइन यहाँ पे है, पूरा एक्सप्लेनेशन इस सारा सेंटेंस में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ सन 1785 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने क्या किया, एक ऐसा नियम का प्रतिपादन किया, एक ऐसा नियम का प्रतिपादन किया जो दो स्थिर बिंदु आवेश, जो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला विद्युत बल था, विद्युत बल का प्रतिपादन किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलम्ब, जो क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में, ये है दो स्थिर में, इन दोनों के बीच में क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या निर्माण किया। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर, बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, विद्युत बल का प्रतिपादन किया। क्लियर, इस नियम के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश, दो यहाँ पे स्थिर बिंदु आवेश कर दीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु डाल देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, जो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन्हीं दो बिंदु आवेश के गुणनफल के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती, एवं उनके बीच दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। और यह बल आवेश के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब छोटा सा ध्यान दीजिएगा टॉपिक को, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, दो बिंदु हो गया, इन दोनों को क्या किया, मिला दिए। Q1 एंड Q2 क्या हो गया, स्थिर बिंदु आवेश हो गए, ठीक, और इनके बीच में डिस्टेंस r हो गया, और इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, ठीक। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक क्या लग रहा है, फोर्स, दो स्थिर आवेशों के बीच क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि F जो है समानुपाती होता है किसके, Q1 एंड Q2 के। इस परिभाषा के अनुसार देखिए, आवेश का प्रकृति पर निर्भर करता है, और यह आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल के क्या है, बल के अनुदिश कार्य करते हैं। जैसे Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अनुदिश अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, सेम कंडीशन क्या होगा, Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा, इधर इसका अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड बट क्या होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। यही इस डिफिनेशन का मीनिंग निकलता है, मतलब निकलता है।
और इसका नोट पॉइंट अभी क्लियर कर देते हैं, उतार लीजिए। आगे आगे ध्यान दीजिए, नोट नंबर 1 है मेरा। नोट नंबर 1 में क्या है मेरा, देखिए ध्यान दीजिए। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच Q1 जो है Q2 पर क्या करते हैं, F बल उत्पन्न करते हैं। Q1 जो है Q2 पर F बल उत्पन्न करते हैं, और Q2 जो है Q1 पर उतना ही F बल क्या करते हैं, उतना ही F बल का निर्माण करते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि इन दोनों आवेश का परिमाण, इन दोनों आवेश का परिमाण समान, इन दोनों आवेश का परिमाण समान है, लेकिन विपरीत दिशा को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। विपरीत, इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर, एक दूसरे पर क्या करते हैं, बराबर, परंतु विपरीत दिशा का व्यक्त करते हैं, परंतु विपरीत दिशा का क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कूलम्ब का नियम जो है, कूलम्ब का जो नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्या करता है, पालन करता है। न्यूटन के तीसरे गति का नियम को क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए। और अभी जो बहुत सारा नोट पॉइंट है जो आपको कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 14 में मिलेगा आपका। ठीक है, 40 में मिल जाएगा आपका टोटल चीज। और ये आपका हो गया कूलम्ब का ये, तो इसका टोटल अगर देखना है तो आपको 14 देखना पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए।